हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी नंद का दिल बहुत बड़ा था। हम गरीब थे, फिर भी अगर दरवाजे पर फकीर आता तो वो अपने हिस्से की रोटी फकीर को दे देती। वो फकीर इसे अफ्रीकी जुबान में कुछ कहता तो नंद खुश हो जाती। मैं नंद से पूछती उसने क्या कहा, तो नंद घबरा जाती। अब मुझे शक होने लगा था। एक दिन मोबाइल में ऐप खोला और इस फकीर की आवाज़ रिकॉर्ड करके इसके मायने निकाले। दिल बंद होने लगा, क्योंकि फकीर तो मेरा नाम सवेरा है, मेरी उम्र 18 साल है। मैं एक बहन थी, मेरा कोई भाई न था, ना ही कोई और बहन थी। इस वजह से मैं अपने अम्मा अब्बा की बहुत लाडली थी। मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई थी। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई थी मुझे। मेरे पास हर चीज़ मौजूद होती थी। लेकिन जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो अम्मा इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैं अम्मा के साथ बहुत अटैच थी। अम्मा के जाने के बाद मैं बिल्कुल खामोश रहने लगी थी। अब्बा ने दूसरी शादी कर ली तो मेरी सौतेली अम्मा आ गई। पहले तो वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो मेरे साथ बदलने लग गई थी। उनका अपना एक बेटा हुआ तो अब्बा बिल्कुल ही उनके मुरीद होकर रह गए थे। वो जो बोलती थी अब्बा वैसे ही कर देते थे। मैं सारा दिन उनसे दूर दूर रहती थी, क्योंकि उन्हें हर वक्त मुझ में कोई ना कोई बुराई नजर आती थी, जिसकी वजह से वो मुझसे तंजिया अंदाज में बात करती थी। मैं किचन में खड़ी होकर खाना बना रही थी। अम्मा किचन में आई और कहने लगी, तुमने क्यों जहमत की, मुझे बता देती, मैं बना देती। मैंने कहा, नहीं, मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ, आपको करके देने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, आज ही खुद कर रही हो, वरना तो पहले नौकरानी ही करके जाती है। बड़ी आई ये कहने वाली कि काम खुद करती हूँ। इसकी बात सुनकर मैंने कहा, ज़्यादा मेरे मुंह लगने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। पहले ही आपने मेरी अम्मा की जगह लेकर अच्छा नहीं किया। वो मेरी तरफ देखकर हंसते हुए कहने लगी, अच्छा तो फिर इसका मतलब ये था कि तुम्हारी अम्मा ने वापस आ जाना है, जो फिर से तुम्हारे अब्बा ने उसे पहले वाली जगह नहीं देनी। इनकी बातें सुनकर मैंने गुस्से में कहा, बस कर दें, आपको हक नहीं बनता मेरी अम्मा के बारे में ऐसा बोले। मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, और अगर आप मेरी अम्मा के बारे में कुछ बोलेंगी तो जहाँ भी हो वो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। मैं ये कहकर अपने कमरे में आ गई। मैं कमरे में आई तो मेरी अम्मा भी पीछे आ गई और कहने लगी, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लग गई हो, मेरे ख्याल में ज़रूर कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। मैंने गुस्से में कहा, मेरा दिमाग ख़राब करने क्यों आ जाती हैं? वो कहने लगी, मैं करती हूँ तुम्हारा तो इंतज़ाम, तुम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हो। इनकी बात सुनकर मैंने कहा, जो करना है कर लें। वो गुस्से में कमरे से बाहर निकल गई। इसके जाने के बाद मैंने गहरी सांस ली। चंद दिन गुजरे, अब्बा ने आकर मुझे बताया कि मेरा रिश्ता तय हो गया है। मैंने कहा, ऐसे कैसे, आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं, मुझसे कुछ पूछा भी नहीं और मेरा रिश्ता तय कर दिया? अब्बा मुझे कहने लगे, तुम्हारी अम्मा की बहन का बेटा है, बहुत अच्छा लड़का है। मेरे सामने अपनी सौतेली अम्मा का भांजा आने लगा। वो तो बहुत ही अजीब किस्म की फैमिली थी, गरीब से लफंगे थे। मैंने अब्बा से कहा, ये कैसे लोगों में आपने मेरा रिश्ता कर दिया, मुझे नहीं करनी इधर शादी। अब्बा कहने लगे, मैं तुम्हारा बाप हूँ, जो कहूँगा वही तुम करोगी। मैं खामोश हो गई। अब्बा कमरे से बाहर चले गए। अब्बा के जाने के बाद मैं गुस्से में बाहर की तरफ गई। अम्मा किचन में काम कर रही थी। मैंने गुस्से में कहा, आप चाहती क्या हैं? अब आप मेरी शादी अपने भांजे से करवा कर क्या साबित करना चाहती हैं? मैंने अम्मा को बहुत सारी बातें सुनाई, लेकिन अब इन सब का क्या फ़ायदा था? जो होना था वो तो हो चुका था। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। सब बहुत खुश थे। मैंने कहा, चलो जो होगा देखा जाएगा। अब मैं भी जानबूझकर अम्मा के सामने खुश बन रही थी, क्योंकि अब हो तो कुछ नहीं सकता था। बस मैं इतना कर सकती थी कि अम्मा के सामने खुश रहकर उनको जला सकती थी। रात के वक्त मैं कमरे में बैठी हुई थी। मेरे मोबाइल पर मैसेज आया। मैंने जब मैसेज देखा तो वो मेरे होने वाले शौहर का था। मैं भी उससे बात करने लग गई। बात करते करते काफ़ी वक्त हो गया। हम दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान लिया था। वो मुझे बहुत मासूम लग रहा था। उसने मुझसे इतने प्यार से बात की थी कि वो मुझे अच्छा लगने लगा था। अब रोज़ रात को उससे मेरी बात होती थी। मुझे उससे बात करने की आदत हो गई थी, लेकिन इस बारे में उससे भी मैंने मना किया था कि किसी को कुछ मत बताना कि मैं तुमसे बात करती हूँ। उसने कहा, मैं कोई पागल हूँ जो किसी को कुछ बताऊंगा, आप बेफिक्र रहें। इसकी बात सुनकर मुझे भी सुकून मिल गया। इस तरह हमारी रोज़ बात होने लगी थी। अब मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो कैसा है, लेकिन उससे बात करके मुझे अच्छा लगता था। अब तो मैं कहती, वो जितना भी गरीब हो मैं उसी से शादी करूंगी।
आखिर दिन गुजर गए और मेरी शादी वाला दिन आ गया और मैं ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। मैं कमरे में दुल्हन बनी बैठी हुई थी। वो एक आम सा कमरा था। जिस जगह पर मैं रहने की आदी थी वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था, लेकिन मैं अपने शौहर के साथ यहाँ भी खुशी खुशी रह सकती थी। मैं कमरे में बैठी हुई थी। मेरी नंद मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, भाभी आप तो बहुत प्यारी हैं। इसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। वो काफी देर मेरे पास बैठी रही। वो मुझे कहने लगी कि आपकी जो अम्मा है ना, वो बहुत बुरी हैं। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो अपनी खाला के बारे में ऐसा क्यों कह रही थी? मैंने उसकी बातें सुनकर नफी में सर हिला दिया और कहा, ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छी हैं। वो कहने लगी, वैसे हैरत की बात है, अभी भी वो आपको अच्छी लगती हैं, मगर मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो मुझसे बातें करती रही, फिर उठकर बाहर चली गई। इसके जाने के बाद मैंने शुक्र किया, वरना वो तो मुझसे दुनिया जहां के सवाल पूछ रही थी। इसके जाने के बाद मेरा शौहर कमरे में आया और मेरे पास बैठकर मुझे देखने लग गया। मैंने उसकी तरफ देखा, वो यूं ही मुझे देख रहा था। मैंने कहा, क्या हुआ है, ऐसे क्या देख रहे हैं? वो मुझे कहने लगा, मैंने तुम्हें खोकर पाया है। इसकी बात सुनकर मैंने कहा, क्या मतलब है खोकर? क्यों? हम दोनों तो इतनी आसानी से मिल गए हैं। वो नफी में सर हिलाते हुए कहने लगा, तुम कुछ नहीं जानती, अगर तुम्हें पता चल भी जाए तो तुमने यकीन नहीं करना। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ है? ऐसी भी क्या बात हो गई है जिस पर मैंने यकीन नहीं करना? वो मुझे कहने लगा, तुम जानती हो हम दोनों के बारे में तुम्हारी अम्मा को पता चल गया था। मैंने कहा, तो फिर इससे क्या होता है? अगर उन्हें पता चल गया था तो इसमें इतनी परेशान होने वाली कौन सी बात है? वैसे भी हम दोनों की शादी होने वाली थी। वो कहने लगा, तुम ये बात नहीं जानती ना कि तुम्हारे अब्बा ने रिश्ते से इनकार कर दिया। इसकी बात सुनकर मैंने हैरत से कहा, कब किया इनकार? वो मुझे कहने लगा, यही तो बात है, तुम कुछ जानती नहीं हो, इस वजह से इस बारे में तुम मुझसे कुछ ना पूछो तो वो ही अच्छा है। और वैसे भी मैं तुम्हें इस बारे में अब कुछ बताना नहीं चाहता। इस बात को हम यहाँ पर ही ख़त्म कर देते हैं। लेकिन मुझे अब तजस्सुस हो रहा था कि ऐसा भी क्या हुआ था कि अब्बा ने रिश्ते से ही इनकार कर दिया था और मुझे पता भी नहीं चला और रिश्ता फिर से ठीक भी हो गया। मैंने उसे कहा, अच्छा ठीक है, तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो मैं अम्मा से पूछूंगी। वो मुझे कहने लगा, तुम अम्मा से ऐसा कुछ नहीं पूछोगी, अगर तुमने पूछा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे हैरत हुई, अचानक से उसका रवैया क्यों बदल गया था। मैंने कहा, ये आप मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? वो नॉर्मल हुआ और कहने लगा, मैं तुमसे ऐसे बात नहीं करना चाहता, बस तुम एक बात की जिद कर रही हो, वो ना इस वजह से ऐसे बात कर गया। इसकी बात सुनकर मैं भी खामोश हो गई। न जाने क्यों इससे भी मेरी अम्मा पर बहुत गुस्सा आया हुआ था। कोई तो बात थी जिस वजह से उसे गुस्सा आया हुआ था। किसी को बिला वजह तो किसी पर गुस्सा आता भी नहीं। अगले दिन सुबह के वक्त मेरी सास कमरे में नाश्ता लेकर आई और मुझसे पूछने लगी, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो तुम मुझे कह सकती हो, तुम जिस जगह से आई हो वहाँ पर तो बहुत सारी आसाइशें थी, मगर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझसे बहुत प्यार से बात कर रही थी। मैं हैरत से उनकी तरफ देखने लगी। वो मेरी अम्मा की बहन भी नहीं लग रही थी, वो तो बिल्कुल उनसे अलग थी। मैंने कहा, नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, आप अच्छे हो ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर सब मुझे बहुत अजीब लग रहे थे। वो क्यों मुझसे इतने प्यार से बात कर रहे थे? शादी के बाद मैं अपने घर में सुकून से रह रही थी, मगर अजीब सी बेचैनी लगी रहती थी। एक मुझे ये बात परेशान करती थी कि मेरा रिश्ता क्यों टूटा था। दूसरी मुझे ये बात परेशान करती थी कि यहाँ पर सब मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हैं। कोई तो बात थी। मेरा शौहर काम पर गया तो मेरी सास मेरे कमरे में चली गई। मैं और मेरी नंद घर पर ही थी। मैंने देखा मेरी नंद परेशान बैठी हुई थी। मैंने अपनी नंद की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ है, ऐसे परेशान क्यों बैठी हो? वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, भाभी आपकी अम्मा कितनी बुरी हैं। मैंने कहा, क्या हुआ है, उन्होंने क्या कर दिया है? वो मुझे देखकर कहने लगी, मेरी अम्मा सारी बातें उनकी मानती हैं, कभी उन्होंने हमारी कोई बात नहीं मानी, इस वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी अम्मा सारी बातें उनकी मानती हैं। वो कहने लगी, आपको तो अपनी अम्मा के बारे में कुछ पता नहीं, हमें आपसे ज्यादा पता है आपकी अम्मा का। मुझे हैरत हुई, वो ऐसे क्यों बोल रही थी। मैंने उससे कहा, अच्छा मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या मुझे सच सच बताओगे? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, हाँ जी भाभी पूछें। मैंने उससे कहा, अच्छा तो मुझे ये बताओ कि मेरे अब्बा ने रिश्ते से इनकार क्यों किया था? वो कहने लगी, भाभी जो आपकी अम्मा को पता चल गया था भाई और आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, इस वजह से आपकी अम्मा ने आपके अब्बा को कहा कि रिश्ते से इनकार कर दें।
آپ के अब्बा ने इनकार कर दिया और इधर भाई परेशान हो गया। भाई ने बहुत मिन्नतें की खालू की, कहा जैसे वो बोलेंगे ऐसे ही भाई आपको रखेंगे। आपकी अम्मा चाहती थी भाई आपको मारे, आप पर सख्ती करे, इस तरह आपको रखे, और भाई ने कहा वो ऐसे ही रखेगा। इस वजह से फिर आपकी अम्मा ने आपके अब्बा को मना लिया था। लेकिन अब भाई को मत बताना, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। इसकी बात सुनकर मैंने कहा इतनी बड़ी बात तो नहीं थी, तुम्हारा भाई मुझे क्यों नहीं बता रहा था? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, भाभी इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि भाई आपको क्यों नहीं बताना चाहते थे। मैंने गहरी सांस ली और वापस अपने कमरे में आ गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरी अम्मा की मेरे साथ ऐसी भी क्या दुश्मनी थी जिसकी वजह से वो मेरे साथ ऐसा करती थी। मैंने गहरी सांस ली। मैं अपने शौहर को देख रही थी जो कि मोबाइल में लगा हुआ था। वो कहने लगा ऐसे क्या देख रही हो? मैंने कहा आपको एक बात बोलूं? वो कहने लगा हाँ। मैंने उससे कहा कि आपको मेरी अम्मा इतनी बुरी क्यों लगती है? वो मेरी तरफ देख कर कहने लगा, क्यों, क्या हुआ है? तुम क्यों पूछ रही हो? तुम्हें वो अच्छी लगती हैं? इसकी बात सुनकर मैंने कहा, मैंने अपने बारे में बताने का नहीं कहा, मैंने आपसे पूछा है कि वो आपको इतनी बुरी क्यों लगती हैं? कोई तो वजह होगी। वो कहने लगा बस वो अच्छी नहीं है, इस वजह से मुझे बुरी लगती हैं। उसने मुझे सीधी कोई बात ना बताई। मैंने कहा कोई तो वजह होगी। वो कहने लगा क्या हो गया है? एक बार बकवास की है ना मैंने कि नहीं बताना, तो फिर क्यों पूछ रही हो? तुम अगर कहती हो मुझे तुम्हारी अम्मा से नफरत है तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं सिर्फ तुम्हारी अम्मा से नफरत नहीं करता, जितनी मुझे तुम्हारी अम्मा से नफरत है उतनी ही मुझे अपनी अम्मा से भी नफरत है। मैं हैरान हुई। मैंने कहा क्यों, अपनी अम्मा से नफरत क्यों करते हैं? वो तो बहुत अच्छी हैं। वो कहने लगा तुम खामोश होकर सो जाओ, ये ना हो कि तुम मुझसे कुछ सुन लो। वो ये कहकर कमरे से बाहर चला गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी आखिर उससे मसला क्या था। आज मैं घर पर थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी नंद कहने लगी, रुके भाभी, मैं जाकर देखती हूँ। वो मुस्कुराती हुई दरवाजे की तरफ गई। न जाने कौन था। वो भागकर किचन में गई और वहां से रोटी लेकर बाहर की तरफ गई। मुझे हैरत हुई। सुबह तो मैंने इतनी ही रोटी बनाई थी जो बहुत मुश्किल से पूरी हुई थी। वो फिर कहाँ से रोटी लाई थी और कहाँ लेकर जा रही थी? जब वो वापस आई तो मैंने उससे पूछा किसे रोटी देने गई थी? वो नफी में सर हिलाने लगी। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, तुम रोटी लेकर गई हो और दी भी किसी को ना हो। वो कहने लगी भाभी वो मांगने वाला था, उसे दे आई हूँ। मैंने कहा अच्छा सही है। वो न जाने क्यों मुस्कुरा रही थी। मैंने उससे कहा ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? वो कहने लगी नहीं, वैसे ही गरीबों की मदद करके अच्छा लगता है। उसे देखकर मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा मुझे तो कुछ और ही बात लग रही है। वो कहने लगी नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस वैसे ही मुस्कुरा रही थी। वो ये कहकर अपने कमरे की तरफ चली गई। मैंने उसके जाने के बाद बाहर झांका मगर वहां पर अब कोई भी नहीं था। वो जो कोई भी था जा चुका था, मगर मुझे तजस्सुस था। मैं एक बार उसे देखना चाह रही थी। न जाने कौन था और मेरी नंद ने शायद अपने हिस्से का खाना बचाकर उसे दिया था। रात के वक्त मैं कमरे से बाहर आई तो सामने मेरी नंद किचन में खड़ी हुई थी, मोबाइल में लगी हुई थी। मुझे देखकर एकदम से घबरा गई। मैंने कहा क्या हुआ है? वो नफी में सर हिलाने लगी। मैंने कहा इतनी रात को किससे बात कर रही थी? वो पहले डरने लगी, फिर जल्दी से बोली आपकी अम्मा से बात कर रही थी। मुझे हैरत हुई, वो क्यों मेरी अम्मा से बात कर रही थी? इसे मेरी अम्मा से क्या काम पड़ गया जो वो मेरी अम्मा से बात कर रही थी? मैंने उससे कहा क्या कहना था? वो मेरी तरफ देखकर घबरा रही थी और नफी में सर हिलाने लगी, जैसे उससे बोला भी नहीं जा रहा था। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछती वो किचन से भागने वाले अंदाज में निकली। न जाने उससे क्या हो गया था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो डर रही थी। मैंने उसकी कोई बात तो नहीं सुन ली, मगर मैंने कुछ भी नहीं सुना था। मुझे तो पूरा ये भी नहीं पता था कि वो मेरी अम्मा से ही बात कर रही थी या फिर किसी और से बात कर रही थी। मैं यही सोच रही थी। इतने में मेरी सास आ गई और कहने लगी इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा पानी पीने आई थी, बस जा रही हूँ। मेरी सास ने मुझे कमरे में भेज दिया। जब मैं कमरे में आई तो वहां पर मेरा शौहर मेरी अम्मा के साथ बात कर रहा था। अगर ये मेरी अम्मा के साथ बात कर रहा था तो फिर वो किसके साथ बात कर रही थी? वो मुझे कहने लगा ये लो अपनी अम्मा से बात करो, उसने रूखे से लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर मैंने कहा मुझे नहीं करनी बात किसी से, मुझे नींद आ रही है। मैं ये कहकर सोने के लिए लेट गई। मुझे खुद भी अच्छा तो नहीं लग रहा था ऐसे इनकार करना, लेकिन मुझे अम्मा पर बहुत गुस्सा था। मैं उनसे कोई बात नहीं करना चाहती थी।
मैं सोने के लिए लेट गई और मेरी आंख लग गई। सुबह सुबह मेरी आंख खुली, मैं किचन में आई तो मुझे हैरत का झटका लगा। सुबह सुबह अम्मा आई हुई थी। मैं हैरत से देख रही थी उनकी तरफ। वो मुझे कहने लगी, वाह, यहाँ पर तो बड़ी जल्दी उठ जाती हो। मैंने उनकी बात का कोई जवाब न दिया। हालचाल पूछा। वो मुझे घूरे जा रही थी, ऐसे मुझे देख रही थी जैसे कुछ तलाश कर रही हो। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, वैसे आप किस काम से आई हैं? वो मुझे कहने लगी, मेरी बहन का घर है, मेरा जब दिल चाहेगा मैं उस वक्त आऊंगी। इनकी बात सुनकर मैं बेसाख्ता हंसने लग गई। वो मुझे गुस्से में घूरने लगी। मैं किचन से निकली तो मेरी अम्मा पीछे से मेरी सास को कहने लगी, ये कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है, तुमने इसका बंदोबस्त नहीं किया क्या? मेरी सास कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारा काम कर दूंगी। मुझे अपनी सास की और अम्मा की बातें समझ नहीं आ रही थी। आखिर वो कहना क्या चाह रही थी? मैं वापस अपने कमरे में आ गई, मगर उनकी बातों ने मुझे परेशान कर दिया था। आखिर वो कहना क्या चाह रही थी? कौन से काम की बात कर रही थी? जब तक मेरी अम्मा वहां रही मुझे कोई ना कोई बात सुनने को मिलती रही थी। जब अम्मा गई तो मैंने शुक्र किया कि वो गई हैं, लेकिन उनके जाने के बाद मेरे शौहर का रवैया बदल गया। न जाने उसे क्या हो गया था। मैं दोपहर के वक्त काम कर रही थी। मेरी नंद मुझे कहने लगी, भाभी, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, मैं 1 घंटे तक आ जाऊंगी, आप प्लीज़ किसी को मत बताना। इसकी बात सुनकर मैंने कहा, भाई मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकती। वो मुझे कहने लगी, प्लीज़ भाभी। वो मेरी मिन्नतें करने लगी, मुझे एक दोस्त के घर जाना है, जाने दें। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, फिर जल्दी वापस आना। वो उस बात में सर हिलाती हुई चली गई। इसके जाने के बाद मुझे डर लगने लगा। न जाने वो किधर गई थी। अगर मेरा शौहर आ गया तो उसने तो मेरी जान ही निकाल लेनी थी। मैं बाद में सोचने लगी, मुझे नहीं जाने देना चाहिए था। अब मुझे बहुत टेंशन बन गई थी। मैं बस यही सोच रही थी कि बस वो अपने भाई के आने से पहले घर वापस आ जाए, वरना मेरा हाल बुरा हो जाना था। मैं यही सोच रही थी, इतने में वो आ गई। मैंने तो शुक्र किया कि वो आ गई, अगर ना आती तो न जाने क्या हो जाना था। मैंने उससे गुस्से में कहा कि मैं आज के बाद तुम्हें ऐसे कहीं नहीं जाने दूंगी, इतनी देर से आई हो। वो कहने लगी, भाभी मैं तो इतनी जल्दी आ गई हूँ। वहाँ मैंने उससे पूछा कौन सी दोस्त के घर गई थी, मगर उसने मुझे कुछ ना बताया और कहा, अब आ गई हूँ तो परेशान ना हो। मुझे सारा दिन उसके बाद यही परेशानी बनी रही, न जाने वो कौन सी दोस्त के घर गई थी। मुझे तो इसकी किसी दोस्त का पता भी नहीं था, ना ही कभी उसने जिक्र किया था। रात को भी मैं यही सोच रही थी। मेरा शौहर कहने लगा, किन ख्यालों में गुम हो, आज कहीं गई थी क्या? मेरे तो रंग उड़ने लग गए कि कहीं मेरी नंद का तो नहीं पूछ रहा। मैंने नफी में सर हिलाया। वो फिर से कहने लगा, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम आज कहीं गई थी क्या? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। मैंने तो कहीं भी जाना होता था तो मैं उसे बता कर जाती थी, फिर क्यों मुझसे ऐसे पूछ रहा था? मैंने नफी में सर हिलाया और कहा, मैंने कहाँ जाना था? वो गुस्से में कहने लगा, मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, तुम गई थी। मैंने इससे कहा, तुम ही बता दो मैं कहाँ गई थी। वो कहने लगा, ज़्यादा ज़ुबान मत चलाओ, आज के बाद मुझे बिना बताए कहीं मत जाना। मुझे गुस्सा आने लगा, जब मैं कहीं गई भी नहीं थी फिर वो ऐसे क्यों बोल रहा था? वो गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। दिन गुजरने लगे। मेरे शौहर का रवैया बस मेरे साथ बदल रहा था। न जाने क्यों वो मुझ पर शक करने लग गया था। अब तो अम्मा भी घर पर नहीं आती थी, ना वो उनके घर जाता था। मेरी सास भी कोई बात नहीं करती थी और मेरी नंद तो वैसे ही बहुत अच्छी थी। फिर मेरे शौहर को कौन मेरे खिलाफ कर रहा था? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो न जाने क्यों मुझसे बदगुमान हो रहा था। कौन ऐसा कर रहा था मेरे साथ? अब कौन मेरा दुश्मन निकल आया था? मैं तो उसके साथ खुश थी, मगर वो न जाने क्यों बदल रहा था। मैंने उससे कहा कि मैं अपने अब्बा के घर आज जाना चाहती हूँ तो उसने गुस्से में कह दिया, पहले तो तुम्हें कभी अब्बा के घर की याद नहीं आई, अब क्यों आ रही है? अब्बा के घर जाना है या कहीं और जाना है? इसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से में कहा, ये तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? मैंने और क्यों जाना है? और मुझे कहने लगा, कहीं भी जा सकती हो। मुझे तो इसकी बातों से ही बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, तुम्हें शक करने की इतनी ही आदत पड़ गई है ना, तो मुझ पर शक मत किया करो, किसी और पर करो। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, बकवास बंद करो, अच्छी तरह जान गया हूँ तुम्हें। इसके बाद मैं खामोश हो गई। मुझे डर लगने लगा वो कोई ऐसी बात ना बोल दे जो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो। आज फिर वही फकीर दरवाजे पर आया। आज फिर मेरी नंद ने उसे रोटी दी। वो हर दूसरे दिन आता था और मेरी नंद उसे ज़रूर कुछ ना कुछ देती थी। मुझे अपनी नंद बहुत अच्छी लगती थी। वो मेरा बहुत ख्याल भी रखती थी, दोस्तों की तरह रहती थी।
जब मुझे मेरा शौहर डांटता तब मुझे दिलासा देती और मुझे कहती सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मुझे भी इसकी बातों से हौसला हो जाता। मैं उससे कहती अगर तुम ना होती तो न जाने मेरा क्या होता। वो कहती हाँ आप ठीक कहती हैं, पता नहीं भाई को क्या हो गया है, वो ऐसे तो नहीं थे। मैं उसे सारी बातें बताती थी। आज मैं इस फकीर को रोटी देने जाने लगी तो मेरी नंद जल्दी से आ गई। उसने मेरे हाथ से रोटी पकड़ ली और कहने लगी नहीं मैं खुद ही देती हूँ। मैं वहीं पर खड़ी हुई थी। इसने फकीर को रोटी दी। वो अफ्रीका जुबान में मेरी नंद को कुछ कह रहा था और मेरी नंद ने उसे जवाब दिया और वापस आ गई। मुझे देखकर घबरा गई। मैंने उससे कहा वो क्या कह रहा था। मेरी नंद कहने लगी पता नहीं क्या बोल रहा था। मैंने भी एवं ही हाँ कह दिया और वापस आ गई। उसकी बात सुनकर मैंने कहा ये एक ही फकीर रोज आ जाता है। वो मुझे कहने लगी भाभी हमारा क्या, हमने एक रोटी देनी होती है, सवाब ही मिलता है। वो बातें बहुत अच्छी करती थी। मैं अब उससे भी ज्यादा बात नहीं करती थी। सिर्फ अपने शौहर की वजह से उसका बदला हुआ रवैया मुझे तो बहुत परेशान कर रहा था। कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी बहुत खराब हो रही थी। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर सुनकर मुझे तो ऐसे लग रहा था बस मेरा शौहर ही खुश हुआ है। मेरी नंद भी खुश थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो खुश ना हो। मैंने काफ़ी बार उससे नोट भी किया। वो मुझे खुश नहीं लग रही थी, बस मुझे दिखा रही थी कि वो खुश है। लेकिन मेरा शौहर बहुत खुश था। मैं कमरे में बैठी हुई थी। मेरी सास आई और कहने लगी तुम अपने शौहर को बोलो कि तुमने अपनी अम्मा के घर जाना है। मैंने अपनी सास को सफाई से मना कर दिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे शौहर ने फिर से गुस्सा हो जाना है, क्योंकि उससे अच्छा नहीं लगता जब मैं अपनी अम्मा अब्बा के घर जाती थी। न जाने उससे क्या मसला हो गया था उनसे। इतना तो मैं जानती थी उसे मेरी अम्मा अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन पहले जाने से नहीं रोकता था। मैं अब सारा दिन ज़्यादातर इसी बारे में सोचती रहती थी। मैं कुछ दिनों से नोट कर रही थी मेरा शौहर बहुत परेशान रहने लग गया था। किसी से कोई बात भी नहीं करता था। मुझे उससे देखकर न जाने क्या होता था। वो ऐसा तो नहीं था जैसा हो गया था। मुझे तो इससे अब डर भी बहुत लगता था। इसके सामने कोई बात भी नहीं करती थी, मगर मेरी नंद जब भी उससे कोई बात करती तो उसे डांट देता था, कहता कि मुझे बुलाओ ना। पहले तो हर वक्त मेरी नंद उससे बातें करती थी। वो परेशान सा बैठा हुआ था। मैं इसके पास बैठ गई। मैंने कहा अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी बीवी हूँ। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा कोई एक परेशानी होती तो बताता। मैंने कहा नहीं मुझे बताएं क्या हुआ है। वो कहने लगा एक तुम्हें ही तो नहीं बता सकता। मुझे हैरत हो रही थी, ऐसी भी क्या बात थी जो वो मुझे नहीं बता सकता था। आज उसका लहजा भी मेरे साथ नरम था। पहले की तरह गुस्से में बात नहीं कर रहा था, आराम से बात भी कर रहा था। लेकिन उससे हुआ क्या था इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसे बहुत पूछा मगर उसने मुझे कुछ ना बताया, ना मेरी बात का जवाब दिया। मैंने उससे फिर से पूछा। वो मुझे कहने लगा तुम खामोशी से सो जाओ, जब मुझे खुद कुछ पता चलेगा ना तो तुम्हें भी पता चल जाएगा। इसकी बात सुनकर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे बात कोई छोटी नहीं है जिसकी वजह से वो इतना परेशान है। अब मुझे समझ आ रही थी कोई तो बात थी जिस वजह से वो मुझसे भी खफा रहता था, मुझसे भी बात नहीं कर रहा था। उसने मुझे इस बारे में कुछ ना बताया, लेकिन मुझे तजस्सुस हो रहा था सब जानने का। इस तरह दिन गुजरने लगे। आज फिर वो फकीर आया था और न जाने मेरी नंद को क्या बोल कर गया था। उसके जाने के बाद मेरी नंद के लबों पर शैतानी सी मुस्कुराहट थी। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी आखिर मेरी नंद को क्या बोलकर जाता है और वो इतने अरसे से क्यों आ रहा है और मेरी नंद उससे क्यों रोटी देती है, जबकि घर में पहले ही मुश्किल से पूरी होती थी। मुझे तो इस शख्स की जुबान भी समझ नहीं आती थी। मुझे पता चल जाए वो क्या बोल कर जाता है और आखिर मेरी नंद के दिमाग में क्या चल रहा था। अब मैं अपनी नंद से कुछ दूर दूर रहने लगी थी। आज मैं इंतज़ार कर रही थी कि वो फ़कीर कब आता है। मैं बस इसी इंतज़ार में थी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई मेरी नंद गई, मैं भी उसके पीछे गई। इस फ़कीर की आवाज़ मुझ तक साफ आ रही थी। मैंने उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली और जल्दी से वहाँ से अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही मैंने उसकी आवाज़ को एक ऐप में से ट्रांसलेट किया तो इसकी बात सुनकर मुझे झटका लगा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी नंद ऐसी होगी। मैं उसे कितना अच्छा समझती थी, सारी बातें उसे शेयर करती थी। अब मुझे पछतावा हो रहा था मैंने उससे अपने बारे में बातें क्यों बताईं। मुझे समझ आ रही थी कि मेरा शौहर मुझसे बदगुमा क्यों हो रहा था। अब मैंने सोच लिया था मैं अपने शौहर को सब कुछ बताकर अपनी बदगुमानियां दूर करूंगी।
لیکن اس سے پہلے مجھے اپنی نند کو سبق سکھانا تھا۔ میں نے سوچا مجھے ایسے کچھ نہیں کہنا چاہیے اپنی نند کو، مجھے سیدھا اس کے بارے میں اپنے شوہر کو بتانا چاہیے، کیونکہ اگر میں نے کچھ کہا اس سے تو وہ مجھے ہی نہ پھنسا دے۔ رات کے وقت میرا شوہر بیٹھا ہوا تھا پریشان سا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا یہی سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون لڑکا تھا جس کے ساتھ مجھے محبت تھی۔ وہ ایک دم سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگا کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے اس سے کہا یہ بات میری اماں نے آپ کو بتائی کہ مجھے کسی سے محبت تھی جس سے میں شادی کے بعد بھی ملتی ہوں، اور اس بات کا یقین آپ کی بہن نے آپ کو دلایا کہ ہاں میں کہیں جاتی ہوں کسی لڑکے سے ملنے۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگا تو کیا یہ سچ ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا آپ نے تو پھر سچ ہی سمجھ لیا ہے۔ وہ کہنے لگا اگر تم اس بارے میں کوئی سیدھی بات کرنا چاہتی ہو تو بتاؤ۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ میری اماں کی مجھ سے کیا دشمنی ہے جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ ایسا کرتی ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگا تم ان کی سگی اولاد جو نہیں ہو، اس وجہ سے وہ ایسا کرتی ہیں، کیونکہ انہیں تم بچپن سے ہی اچھی نہیں لگتی، نہ ہی انہیں تمہاری اماں اچھی لگتی تھی۔ وہ تمہاری اماں کی دوست تھیں اور تمہارے ابا کو پسند کرتی تھیں۔ انہوں نے اس قدر تمہاری اماں کو تنگ کیا، اتنا ذلیل کیا کہ تمہاری اماں کو یہ دنیا چھوڑنی پڑی، اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ اس میں میری اماں کا بھی پورا ہاتھ تھا۔ اس وجہ سے مجھے اپنی اماں اور خالہ اچھی نہیں لگتی، لیکن تم جانتی ہو تم سے جب محبت ہوئی تب بھی میری خالہ یہ چاہتی تھی کہ ہماری شادی نہ ہو، کیونکہ وہ تمہیں خوش نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اور مجھے کہتی تھی کہ اگر تم نے اس سے شادی کی تو اسے مارنا، بند کر کے کمرے میں رکھنا، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی باتوں پر میں نے کہا تم ایسا نہیں نہ کر سکتے تھے، تبھی میری اماں اور تمہاری اماں نے یہ سب کیا۔ پہلے ایک فقیر آتا تھا، پہلے تو وہ مانگنے کے لیے آتا تھا، اتنا تو مجھے بھی پتا ہے، شروع سے آتا ہے۔ پھر تمہاری اماں اور بہن اور تمہاری خالہ نے اس سے اپنا پیغام والا بنا لیا۔ وہ میرے خلاف سازشیں کرتی اور اس فقیر کو کہتی کہ تم نے جا کر میرے شوہر کو بتانا ہے کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، جو لڑکا تمہارے پاس یہ کہنے جاتا تھا وہ مجھے پسند کرتا ہے وہ ایک فقیر ہے، اور تمہاری اماں کے اور بہن کے درمیان یہ رابطہ کرتا ہے تاکہ تم مجھ سے بدگماں ہو جاؤ۔ وہ مجھے کہنے لگا تو پھر اس کا مطلب ایسی کوئی بات نہیں تھی، میں ویسے ہی تم پر شک کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا تم نے شک نہیں کیا، دل توڑا ہے۔ تم سوچ نہیں سکتے میں ساری زندگی پیار کے لیے ترسی ہوں۔ اماں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے میں نے ان سب کو کھویا جو مجھ سے پیار کرتے تھے، ابا کو، اماں کو۔ اب وہ مجھ سے آپ کو بھی چھیننا چاہتی ہیں۔ اگر وہ نہیں چاہتی تھی تو پھر آپ مجھ سے شادی نہ کرتے۔ میں نے اپنا جوتا صاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے کہنے لگا پلیز مجھے معاف کر دو، میں نہ جانے کیسے تمہیں ایسا سمجھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا شک کیا آپ نے، لیکن آپ نے مجھے صفائی کا موقع نہیں دیا۔ اگر اب بھی آپ مجھ سے اس بارے میں نہ پوچھتے یا پھر مجھے پتہ نہ چلتا تو پھر سوچ سکتے ہیں کیا ہو سکتا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا تو پھر تمہیں ان سب کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ اس کی بات سن کے میں نے اسے ریکارڈنگ سنائی جو فقیر کہہ رہا تھا تمہاری خالہ کہہ رہی ہیں کہ اس لڑکی کو اب جلد ہی گھر سے نکالو، نہیں تو اس پر الزام لگا لگا کر بھی تھک گئے۔ کتنی بار اس کے شوہر کو بھی کہا کہ تمہاری بیوی ٹھیک نہیں، لڑکوں سے ملنے جاتی ہے۔ میں نے اسے آدھی ریکارڈنگ سنا کر بند کر دی۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا، کہنے لگا یہ فقیر کے ذریعے باتیں کیوں کرتی ہیں، کام کیوں نہیں کر سکتی؟ میں نے اس سے کہا ابا نے اماں سے موبائل ہی لے لیا ہے، اس وجہ سے ہی آپ سے بھی تو رابطہ نہیں ہوتا، اور وہ فقیر کو پیسے دیتی تھی۔ میرا شوہر ایک دم سے غصے میں اٹھا اور کمرے سے باہر جانے لگا۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور کہا ابھی پلیز کوئی ڈرامہ نہیں کرنا، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ کہنے لگا میں خاموش کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں نے اسے خاموش کروا دیا، لیکن اگلے دن میرے اٹھنے سے پہلے گھر میں بہت خاموشی تھی، مطلب میرے شوہر نے سب کی کلاس لگائی تھی، اس وجہ سے گھر میں ہر طرف خاموشی تھی۔ میں نے تو سکھ کا سانس لیا تھا، اب کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس کے بعد کسی میں ہمت نہ ہوئی میرے بارے میں بات کرنے کی۔ میرے شوہر نے ابا کو بھی اماں کا بتا دیا اور اماں بھی سیدھی ہو گئیں۔ اس کے بعد اللہ نے مجھے بیٹا دیا، اس کے بعد سب ٹھیک ہو گئے۔ بعد میں مجھے پتا چلا وہ لڑکا کوئی فقیر نہیں تھا بلکہ میری نند کا بوائے فرینڈ تھا، اور بعد میں اس کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔